गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बोर्ड कॉपी है उसमें एंट्री कैसे फिल की जाती है और पेपर जो आएगा उसको कैसे पढ़ा जाए और उसमें मतलब जो है ना उसका जो डिवीज़न है, कौन-कौन से क्वेश्चंस आएँगे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने शब्दों में हमें लिखना है, ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो की ये है कि मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। इसमें चुनिंदा प्रश्न रखे हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इसमें से प्रश्न आपके बिल्कुल आपको उसमें मिलेंगे प्रश्न सारे, ठीक है? तो ये प्रश्न पत्र जो है, ये मैंने पिछले कई सालों के जो पेपर्स आ रहे हैं, उनको मतलब एनालिसिस किया है और अपने अनुभव को भी उसमें शामिल किया है फिर मैंने और ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी मतलब जो है हेल्पफुल रहेगा, जो बच्चे उन्होंने मतलब तैयारी तो करना है वो, लेकिन क्या है कि सब कुछ मिक्सअप हो गया है उनका, सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किसी टीचर का जो है गेस मिल जाए, यानी इतना सारा है, कैसे हम कम टाइम में पढ़ें? या फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो वो ये मेरा प्रैक्टिस सेट पढ़ के चले जाएँ, तो बस ये समझ लीजिए उनका बेड़ा पार हो जाएगा, उनकी नैया पार हो जाएगी, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप जाएँगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बोर्ड कॉपी मिलेगी आपको, इसको एंट्री को आपको फिल करना है। तो बड़ी केयरफुली करना है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इसलिए बहुत केयरफुली आपको यहाँ पर भरना है। इसमें आपको 6 एंट्रीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ये, 6 एंट्रीज़ आपको यहाँ पर ये भरनी है इसमें, ठीक है? यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना नीचे यहाँ को छूना है बिल्कुल, ये 6 एंट्रीज़ हैं, इनको आपको फिल करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर परीक्षा का अनुक्रमांक, जो परीक्षार्थी है उसका अनुक्रमांक लिखना है आपको अंकों में। तो अंकों में लिख देना, जैसे सपोज़ करो कि परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है वो है, माना सपोज़ करो कि 22, 55, 61, 1, 2, 3, 4, ठीक है? जो भी है। ठीक है? तो ये अंकों में हो गया हमारा। इसके बाद में हमें यहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो देखिए, कुछ परीक्षार्थी क्या करते हैं, शब्दों में यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, इस तरीके से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं आगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लिखना है, बहुत आसान तरीके से लिखना है आपको। यहाँ पर लिखना है, जैसे लिख रहा है ना, ये 2 2 बनना है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2, फिर लिखेंगे आप 2, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 5, फिर 5, जैसे-जैसे मतलब जो है ना अंक दिए जा रहे हैं, उनको इसी तरीके से आप लिखते चले जाइएगा। फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 6, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 1, ओके? फिर इस तरीके से यहाँ पर लिखते चले जाइएगा, तो बहुत आसानी से आप लिख देंगे इसको। या आपको यहाँ पे सिलेक्शन 2, 2, 5, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद आपका जो तीसरी एंट्री है, आपकी है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय डाल दीजिएगा, विषय आपका होगा यहाँ पर जीव विज्ञान, ठीक है? जीव विज्ञान। और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र इसका होता नहीं है, एक ही सिंगल पेपर होता है ये, तो इसको मत डालिएगा। और यहाँ पर जो है आप प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न पत्र मैंने देखा पिछले साल का ये, इसका संकेतांक यहाँ पर ये है आपका। आप देखेंगे ये संकेतांक है इसका, ठीक है? 348 जीआई। तो आप यहाँ पर डाल देंगे 348 जीआई, जैसे-जैसे उस पे पेपर में पड़ा है उसको आप डाल देंगे ऐसे। फिर परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन आपका सोमवार है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप सोमवार, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख देंगे मंडे, ठीक है? सोमवार हो गया। फिर परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि आपकी 3 मार्च है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3/3/2025। और पाली कौन-सी आपकी, ये आपका जो पेपर है ये प्रथम पाली में होगा बच्चों, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये प्रथम पाली में पेपर है आपका, तो प्रथम पाली में होगा। तो बस ये आपको 6 एंट्रीज़ यहाँ पर फिल करनी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद पेपर आपको मिलेगा, तो पेपर का क्या करना है आपको, पेपर देखेंगे आप, जब पेपर आएगा तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो ऊपर अनुक्रमांक है, आप अनुक्रमांक डाल दीजिए, जो भी आपका अनुक्रमांक है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो मुद्रित पृष्ठों की संख्या 7 है, तो इसकी प्लीज़ संख्या इसकी गिनने 7 पेपर्स होने चाहिए इसमें, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे संकेतांक है, यहाँ पर आपको 2025 होगा जीव विज्ञान, और समय दे रखा है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो है वो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, जिससे कि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और आप रिलैक्स हो जाएँ। पूर्णांक 70 का होता है यहाँ पर ये, ठीक है? इसमें 30 जो है आपको वो प्रैक्टिकल के मिलके पूरा 100 का हो जाता है फिर ये, ठीक है? तो अब आप देखिए निर्देश पढ़िएगा आप। निर्देश पढ़ेंगे आप, आराम से पढ़िएगा निर्देश। क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है? और इसके बाद दूसरा देखेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर देखें, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, ठीक है? तो आप यहाँ पर जो उत्तर हैं
उनकी मतलब जो है नामांकित रेखा चित्र जो भी हैं अगर पूछ रहा है तो आप वो बनाइएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, तो जो भी प्रश्न आपके दे रखे हैं उनके सामने उनके अंक निर्धारित कर रखे हैं, ठीक है, लिख रखे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपके जो है यहाँ पर आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न कितना आएंगे आपके, ये प्रश्न है आपके यहाँ पर 4 प्रश्न, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके अतिलघु है, यहाँ पर ये अतिलघु 5 प्रश्न है। तो ये बहुविकल्पीय और अतिलघु जो है ये आपके एक एक नंबर के हैं प्रश्न ये, ठीक है, एक एक नंबर के। उसके बाद में लघु उत्तरीय होंगे आपके, लघु उत्तरीय फर्स्ट होंगे, लघु उत्तरीय फर्स्ट यहाँ पर ये 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। और फिर लघु उत्तरीय यहाँ पर ये सेकंड होंगे, ये आपके 3-3 नंबर के हैं। फिर विस्तृत उत्तरीय हैं, ये 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पेपर आपका रहने वाला है ये, ठीक है। 5-5 नंबर के 3 होंगे शायद ये, ठीक है, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर पेपर देखते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पेपर बनाया मैंने उसकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पेपर है जो मैंने बनाया है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये जीव विज्ञान का है, ये कक्षा 12 का, ठीक है। पूर्णांक यहाँ पर 70 है। और बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं सबसे पहले, जो 4 प्रश्न आएंगे हमारे यहाँ पर, और समय दे रखा है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट, जैसे भी कि मैंने अभी प्रश्न पत्र आपको पढ़ के बताया था, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर दे रखा है पहला प्रश्न हमारा का मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ये आपकी कॉपी होगी, तो इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें ना आपको प्रश्न नहीं उतारना है, सिर्फ उसका जो ऑप्शन सही वाला है वही आपको लिख देना है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर जो है प्रश्न कौन सा है, यहाँ पर ये देखेंगे कि हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन का जो अनुपात है वो पूछ रहा है मिलर के प्रयोग में। तो हमेशा याद रखिएगा अमोनिया जो थी वो एक उसका मतलब जो है अनुपात में था, हाइड्रोजन 2 और मीथेन भी 2। तो यहाँ पर अनुपात जो हो जाएगा वो 2:1:2 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो होगा ये होगा, यहाँ पर इसका आप लिख देंगे फर्स्ट का फर्स्ट, ऐसे करके आप ये उतारेंगे फर्स्ट और लिख देंगे यहाँ पर 2:1:2, ठीक है। ये मिलर का जो उसने मिक्सचर लिया था गैसों का, हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन, उसका अनुपात है ये, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हम खा वाला प्रश्न देखेंगे। बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है। अब जो बीटी है यहाँ पर एक्चुअल में बीटी इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर, बीटी का मतलब है बैसिलस थ्रिएंजेंसिस। तो बैसिलस थ्रिएंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, ठीक है। क्या है ये, जीवाणु। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भाग लेता है, कौन है, शैवाल है, जीवाणु है, फफूंदी, ये सभी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा जीवाणु, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम खा वाले में जीवाणु 3rd नंबर पे है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3rd और लिख देंगे यहाँ पर जीवाणु। बीटी जो होता है वो एक जीवाणु है, बैसिलस थ्रिएंजेंसिस। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो डीएनए में जो होता है यहाँ पर यूरेसिल उपस्थित नहीं होता, यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, ठीक है। तो यहाँ यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, ये पूछ रहा है डीएनए में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। तो यूरेसिल यानी ग वाला जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड और लिख देंगे यूरेसिल। इस तरीके से आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है, ठीक है। आपको पूरा ना तो प्रश्न लिखना है ना ही उसका पूरा उत्तर या कुछ ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ जो उसका ऑप्शन है वही लिख देना आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुनरावर्ती सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुनरावर्ती जो सिद्धांत दिया था वो हमारे हेकल थे, उन्होंने दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेकल, और ये है ऑप्शन हमारा चौथा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर हीकल या हेकल बोल देते हैं इनको, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर अतिलघु। तो ये जो 4 प्रश्न है ये आपके इस तरीके से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, एक एक नंबर का प्रश्न है ये। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर अतिलघु प्रश्न देखते हैं। अतिलघु जो है ये भी एक एक नंबर के प्रश्न है, जैसे कि ये 1 नंबर के प्रश्न है। ये है यहाँ पर वाहितमल प्रदूषण क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वाहितमल प्रदूषण क्या है, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 का आंसर है ये, ठीक है। तो सिर्फ आंसर लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की जो बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है यानी निकलती है, और इस जल का जो प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है, इस जल को वाहित मल या सीवेज
कहते हैं। ठीक है, तो जो भी ये जो सीवर होते हैं, जितना भी गंदगी मल मूत्र जो निकलता है घरों से और शहरों में से, मतलब जो निकलता है, और वो मतलब जो है जितना भी पानी जो होता है मलमूत्र युक्त होता है, वही वाहित मल वो कहलाता है, वाहित मल या फिर सीवेज बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है बच्चों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेंडल ने आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, आप वीडियो देख लीजिएगा मेरी, उसमें सारा डिटेल में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया। तो मेंडल ने जो है वो 7 लक्षणों का चुनाव किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 7 लक्षण मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं ये। ठीक है, 7 लक्षण को चुनाव किया था, उसमें से पूछ रहा है 4 लक्षणों के नाम बताइए। ठीक है, 4 के पूछ रहा है नाम, तो 7 यहाँ पर दे रखे हैं, तो कोई से भी 4 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 7 ये दे रखे हैं, आप इसकी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये वाहित मल की जो है वो है उत्तर है, और ये उसका जो 7 लक्षण है मेंडल के, उनका उत्तर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 4 लक्षण यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पौधे की लंबाई है, तो इसमें एक प्रभावी लक्षण होगा, एक अप्रभावी होगा पौधे की लंबाई में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे लंबापन प्रभावी लक्षण है और बौनापन जो है वो अप्रभावी लक्षण है। ऐसे फूल का रंग है यहाँ पर बैंगनी सफेद, तो ये बैंगनी जो है प्रभावी लक्षण है, सफेद जो है अप्रभावी है। इसी तरह फूल की स्थिति है, कच्छस्थ होते हैं, वो प्रभावी लक्षण है, अग्रस्त जो है वो अप्रभावी लक्षण है। फली का रंग होता है हरा, प्रभावी लक्षण, और पीला जो है वो अप्रभावी लक्षण है। इसी तरीके से आपको जो है ना ये सारे करेक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं 7 के साथ, आप उसमें 4 लिखने हैं, तो आप 4 लिख दीजिएगा। जितने पूछे उतने लिख दीजिएगा, जितना पूछ रहा है वो उतने लिखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा कि आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोडोन होते हैं? ठीक है, तो आनुवंशिक जो कोड होता है उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें 64 कोडोन होते हैं। ठीक है, कितने कोडोन होते हैं? 64। और 64 में एक कोडोन जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर स्टार्ट कोडोन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्टार्ट कोडोन, और वो होता है AUG। और इसमें आप देखेंगे जो 3 होते हैं, इसमें 3 कोडोन जो होते हैं वो होते हैं स्टॉप कोडोन। ठीक है, उनको बोलते हैं हम यहाँ पर समापन कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन वैसे तो जो पूछ रहा है ना इतना ही लिखना काफी है, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछ ले तो आपको यहाँ पर भी ये भी लिखना पड़ेगा कि स्टॉप कोडोन होते हैं। जिससे कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा MTP तथा IUD का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर पूरा नाम लिखना है उसका MTP का। तो MTP का पूरा नाम यहाँ पर लिख रखा है, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में लिख रखा सगर्भता का चिकित्सीय समापन। लेकिन आप यहाँ पर MTP की याद रखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर बच्चों। अगला प्रश्न हमारा, अच्छा IUD का और देख लें, IUD की फुल फॉर्म क्या है? तो IUD की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो ये दोनों ही मतलब आधा आधे नंबर में होंगे बेटा, ये आधा नंबर में ये होगा आपका, आधा नंबर में ये होगा। तो इस तरीके से ये 1 नंबर में हो गया आपका, और एक ही नंबर में फिर ये आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला है PCR का। तो इसकी जो फुल फॉर्म है PCR की, PCR को ऐसे करके लिख देंगे PCR, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यहाँ पर पॉलीमरेज, ठीक है, चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है वो, तो 1 नंबर आपका पक्का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिए रखा है आपके प्रश्न पत्र में ये। इसके बाद चलिए हम अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड उसमें फॉर्म में आते हैं कि पहले फर्स्ट होंगे, ठीक है, फिर सेकंड होंगे। जो फर्स्ट होते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय फर्स्ट, वो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेकंड होता है वो प्रत्येक प्रश्न उसमें 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे अभी जैसे इससे पहले हमने प्रश्न बताया 1-1 नंबर के थे वो, तो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो, बस 1 लाइन में लिख देना, आपका जो है वो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 नंबर के प्रश्न है, तो 2 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा आप जितना पूछ रहा मतलब उतना ही लिखेंगे, ना ज्यादा लिखेंगे ना कम लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये पूछा इसने, इसका प्रश्न है ये 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न है ये कि गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत या नियम को संक्षेप में समझाइए। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मतलब जो है सॉल्यूशन है यहाँ पर लिखा है, तो आपको इसको इतने ही शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है, ये इतने शब्दों में आपको लिखना है, इतने बड़े उसमें लिखना है आपको। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि टाइम वेस्टिंग है, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है कि ज्यादा उसको लिखें, बस इतने लिखिए, लिमिटेड लिखिए, जो अपनी बात आप कह सकें, जो इस नियम के अनुसार गॉस के स्पर्धी अपवर्जन का नियम है, सिद्धांत है,
उसके हिसाब से आप लिख देंगे, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है, कुछ ज्यादा आपको नहीं लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें, अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है जैव विविधता की क्षति के दो मुख्य कारण क्या हैं। जो बायोडायवर्सिटी होती है हमारी, उसका लॉस जो होता है, उसके दो कारण क्या हैं। तो आप देखें यहाँ पर जैव विविधता के दो कारण, यहाँ पर बस कारण पूछा है तो कारण आपको यहाँ पर लिखना है। और कारण जो है आप लिखने के बाद में, ठीक है, वो क्या करना है, उसको थोड़ा सा मतलब डिफाइन भी करना है कि 2 नंबर का है, ठीक है। 2 कारण पूछ रहा है तो कारण को आपको लिखना भी होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे 2 कारण कौन-कौन से हैं इसमें। एक तो यहाँ पर विकासीय कारण है, यहाँ पर विकासीय कार्य जो होते हैं उनका कारण, जैसे माना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं कहीं पर मतलब जो है ना कोई ट्रेन मतलब जो है पटरी गुजर रही है जंगलों से, तो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, या कहीं पर मतलब फैक्ट्री लग रही है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो विकास कार्य भी मतलब जो है ना जैव विविधता को जो है हानि पहुंचाते हैं। और दूसरा कारण जो है वो वन उन्मूलन है, यानी कि डिफोरेस्टेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि वनों का कटान। तो वनों का कटान या फिर विकास कार्य, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 2 और कारण लिख सकते हैं, जैसे शहरीकरण या फिर औद्योगिकीकरण, ऐसे भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, और शहरीकरण और वन उन्मूलन, ये 3 कारण हैं। तो आप 2 कारण पूछा, कोई से कारण आप लिख दीजिए, इसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए दोहरा निषेचन में क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपसे जो है ना कई तरीके से पूछता है वो, ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे, तो बच्चों अब अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि अगला प्रश्न है पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो दोहरा निषेचन क्या है आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटे। और तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये है दोहरा निषेचन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है यहाँ पर, ये आप देखेंगे, ये भी आपका जो दोहरा निषेचन है, ये आप देखेंगे 2 मार्क्स में है ये, तो 2 नंबर में आपको लिखना है, इतना लिखना काफी है बस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ये 2 नंबर में आपको हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताना चाहता बच्चों में, दोहरा निषेचन जो है वो कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आप पूछ लेगा वो कि द्विनिषेचन क्या है, उस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो द्विनिषेचन पे भी बोल सकता है, तो वही लिखना है आपको, दोहरा निषेचन मतलब द्विनिषेचन, या फिर आपको तो चलिए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 3 गा का, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पौधों में दोहरा निषेचन, ये सॉल्यूशन है इसका, तो आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है। आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको आपको इतना ही लिखना है। और ये दोहरा निषेचन क्या है, देखिए एक बात और बताऊं बच्चों मैं आपको, ये कई बार ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है दोहरा निषेचन का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर है कि द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए, एक इस तरीके से पूछ लेता है वो। या फिर पूछता है कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से ही पूछ लेता है। फिर पूछा नर और मादा युग्मों के संयोजन का वर्णन कीजिए, इस तरीके से भी मतलब जो है ना पूछ लेता है। या फिर पूछ लेता है आवृतबीजी पौधों के त्रिसंलयन की क्रियाविधि को समझाइए, इसको ऐसे पूछ लेता है। तो इस तरीके कभी मतलब जो है ना कई तरीके से मतलब ये पूछ सकता है। तो आपको लिखना यही है आपको, ठीक है। दोहरा निषेचन पूछे तो आपको यही लिखना है, ये डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन जैसे भी पूछे आपको लिखना यही है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, ठीक है। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है यहाँ पर, तो कुछ उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, तो उसके 2 प्रकार हैं ये, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो आप देखेंगे इसमें इतना ही लिखना है आपको, इसमें आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको आप मतलब जो है ना देख लीजिएगा। या फिर अंतर पूछ ले तो अंतर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये अंतर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। परागकण के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो परागकण की बात करेंगे यहाँ पर। परागकण की भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटे, ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, इस बार भी आने के इसके बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे परागकण क्या है, तो परागकण के बारे में एक डेफिनेशन लिखेंगे आप पहले तो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये परागकण का जो है वैसे तो 2 नंबर में दे रखा है, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है ये, ठीक है।
या फिर आपका 1 नंबर में भी आ जाएगा, खाली परागकण का चित्र बनवा लेगा, ठीक है। तो कैसे भी आप आए, आप तैयार रखिए इसको, क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए कि परागकण क्या है, तो परागकण की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखेंगे परागकण जो है 2 आवरण होते हैं, एक बाह्यचोल, इसको एक्साइन बोलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, आप देखेंगे इसको एक्साइन बोलेंगे, और इसको जो बोलते हैं यहाँ पर इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, जो पोलन ग्रेन को डिके नहीं होने देता हजारों सालों तक, ठीक है। इसलिए पोलन ग्रेन हमें जीवाश्म के रूप में भी मिलते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा एक्साइन हो गया, ये एंटाइन हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आप दोनों को हेडिंग डालकर, पहले परागकण का हेडिंग डालेंगे आप ये, ठीक है। उसके बाद में ये इसका बाह्यचोल यानी कि एक्साइन का डालेंगे, फिर उसके बाद में एंटाइन यानी अंतःचोल का डालेंगे, ठीक है। और डायग्राम जरूर बनाएंगे आप ये, ठीक है। वो पूछ रहा है कि डायग्राम सहित या विद डायग्राम जो है ना, आप इसका डिस्क्रिप्शन कीजिए, आप इसका ये ना परागकण क्या है इसका नामक चित्र बनाइए। जैसे जैसे पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना लिखना है आपको। अगर ये कहता है सिर्फ परागकण क्या है, तब आपको कोई चित्र नहीं बनाना था, लेकिन कह रहा है कि चित्र बनाइए, तो बनाना होगा आपको चित्र, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगले देखते हैं हम, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है हमारे, ठीक है। ये 3 नंबर का है प्रत्येक प्रश्न इसमें। तो इसमें देखेंगे आप, पहला प्रश्न है 4 का, सह विलुप्तता। सह विलुप्तता की व्याख्या कीजिए, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम यहाँ पर को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो को एक्सटिंक्शन क्या है, यानी सह विलुप्तता क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप। तो सह विलुप्तता यानी कि आप देखेंगे जो कोई भी जो पारिस्थितिक तंत्र में हम देखें, कोई जीव जब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो जब अब कोई एक उसमें से जीव अगर मर जाता है या विलुप्त हो जाता है, ठीक है, विलुप्त हो जाता है, तो वो दूसरा जो उस पर आश्रित था वो भी विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है सह विलुप्तता। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पल हैं इसके, दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप यहीं पे लिखेंगे इसको, बस ये 3 मार्क्स में है, लेकिन इतनी लिखना काफी है, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे इसके बारे में, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर, क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सिर्फ यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे कितनी कितनी होती है इसमें। तो क्लाइनफेल्टर की बात करें अगर यहाँ पर, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो ये देखेंगे यहाँ पर हम क्लाइनफेल्टर में। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम की भी पूछ रहा है ये, तो आपको दोनों की लिखनी है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर की देख लें पहले हम, क्लाइनफेल्टर कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लाइनफेल्टर की, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाता है, यानी कि इसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई होता है, ठीक है। तो टोटल जो हो जाता है क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 47, तो आप ऐसे लिख देंगे 47 होती है। और एक एक्स क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा आने से इसमें महिलाओं के गुण जो है वो आ जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम की बात करें यहाँ पर, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, इसमें यहाँ पे लिख देता हूं मैं, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में ये होता है कि इसमें एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर 44 प्लस एक्स, या यहाँ पर दिखा देंगे ऐसा करके 0 करके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाता है 45। तो बच्चों इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप देखेंगे क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, और टर्नर सिंड्रोम में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है, यानी कि 45 होती है। तो बस यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसकी संख्या बताइए कितनी होती है, तो आपको ऐसी बताना है, लेकिन आपको बताना ऐसे कि 44 इसमें ऑटोसोम होते हैं और XXY इसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं, ऐसे इसमें बताना आपको 44 और 100 करके लिखना है इसमें, ठीक है। तब आपको ये फुल मार्क्स, क्योंकि 1.5 नंबर का होगा ये, 1.5 नंबर का ये है और 1.5 नंबर का ये है, ठीक है। तो इसमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या लिख देनी है आपको, कुछ नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम डीएनए एवं आरएनए में कोई 2 अंतर लिखिए। केवल 2 अंतर पूछ रहा है, वो 1.5 नंबर में है ये, ठीक है, 1.5 मार्क्स में है। तो इसमें देखेंगे एक इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे, ठीक है। डीएनए एक तरफ लिखेंगे, डीएनए एक तरफ लिखेंगे आरएनए। तो इसमें 2 पूछ रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, इसमें जैसे पहला अंतर है कि इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, सीधी सी बात है, इसमें आरएनए में राइबो शर्करा होती है, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, लेकिन आरएनए जो है वो केंद्रक का मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, जो कोशिका साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाता है। और भी अंतर है आप कर सकते हैं इसमें, जैसे तीसरा अंतर देखें तो इसमें कर सकते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थायमिन पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन के स्थान पे यूरेसिल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर ये। और एक अंतर और देख सकते हैं कि ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है या हमारा आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं, इतना ही बस काफी है, जितना पूछो उतना करना। 2 पूछ रहा है, बस 2 करने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको तीसरा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, फालतू में, क्योंकि आपको टाइम वेस्टिंग है वो।
चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 4 घा की बात करते हैं यहाँ पर हम। यह उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी पे हम यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि क्या कह रहा है ये। तो उत्पादकता में देखेंगे आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, उत्पादकता यानी किसी भी परितंत्र के लिए जैव मात्रा या जैव भार के उत्पादन की जो दर है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकता। अब यहाँ पर क्या है, जो प्राथमिक उत्पादकता है, ठीक है, जो भी पौधों ने अपना भोजन बनाया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसी को बोलते हैं हम प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन जब वो पौधे को कोई और जानवर उसको एनिमल खाता है उसको, तो वो जो है जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन होता है उसका फूड का उस कंज्यूमर के अंदर, वो उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट भी यानी कि द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। जो यहाँ पर ये देखेंगे प्राथमिक उत्पादकता है, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है उसको बोलते हैं एनपीपी, ठीक है। एनपीपी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब जीपीपी में से हम आर निकाल दें, ठीक है, तब हमारा बचता है एनपीपी, ठीक है, यानी जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। इस तरीके से ये सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर द्वितीय उत्पादकता है ये, तो बस ये लिखना आपको, यहाँ पर ये पूछ रहा है उत्पादकता क्या होती है, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता, बस ये आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये हो जाएगा। तो आप इसको भी बच्चों मतलब जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा चलिए देखते हैं, समजातता का है। समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समजातता मतलब इसको बोलते हैं जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो समजात अंग होते हैं उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, यहाँ प्रश्न जो है वो समजातता से आ सकता है, मतलब समजातता लिखा हुआ होगा, या फिर आ सकता है कि समजात अंग और समवर्ती अंग क्या होते हैं, या समजात अंग क्या होते हैं। तो बात एक ही है, समजातता या फिर समजात अंग, बात एक ही है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आप सोचेंगे यार ये समजातता है, समझे, और हम याद कर गए समजात अंग, या फिर हम मतलब ये समजातता आ गई, तो लिखना वही है आपको, ठीक है। उदाहरण भी लिखना है इसका हमें, जब कह रहा उदाहरण सहित लिखिए तो हमें यहाँ पर उदाहरण सहित उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समजातता का यह है नोट आपका कि ऐसे अंग जो मूल रचना तथा उद्भव में समान होते हैं लेकिन कार्यों में अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऐसे अंग जो है वो क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इनकी समानता ही समजातता कहलाती है, ऐसे करके लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। कुछ उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो वो उनके माउथ पार्ट्स होते हैं यानी जो मुखांग होते हैं इंसेक्ट्स के, ठीक है, उनका कार्य अलग अलग होता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति उद्भव जो होता है उनका या उनकी रचना जो होती है वो समान होती है, लेकिन कार्य अलग अलग है। कार्य कैसे कैसे अलग है भैया, जैसे आप कॉकरोच की बात कर लें, जो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसके यानी मुखांग होते हैं कॉकरोच के, वो कैसे होते हैं, चबाने वाले होते हैं, ठीक है, चबाने वाले और काटने वाले होते हैं। लेकिन मच्छरों के जो उपांग होते हैं वो रुधिर को चूसने वाले होते हैं, ठीक है, और फलों को चूसने वाले, फलों के रस को, ठीक है। इसी तरीके तितलियों के भी ऐसे होते हैं, फूलों के रस को चूसने वाले होते हैं। तो अलग अलग कार्य होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होती है वो समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, वो है प्रतिबंधन एंजाइमों के कार्य को लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम को कार्य को लिखिए। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा है 5 का, प्रतिबंधन एंजाइम्स के कार्यों को समझाइए। प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनके हमें कार्यों को समझाना 3 नंबर में क्वेश्चन है ये। तो प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य यहाँ पर ये लिख रखे हैं, ठीक है, आप देखिए ये। तो ये जो प्रतिबंधन एंजाइम्स हैं इनकी एक वीडियो मैंने बनाई है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके जो है ना इस पर ही मतलब मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और एंजाइम के बारे में अच्छे से मैंने समझाया उसको, ठीक है। लेकिन ये कि नोट्स मैंने इसलिए बना लिए हैं कि कुछ बच्चे जो है ना वो नोट्स जो है उनके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं ये, ठीक है, और समझना हो अच्छे से तो उसको वीडियो को आप देखिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा ये है अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। 5 गा, अनिषेक जनित फल क्या होते हैं, ठीक है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अनिषेक जनित फल क्या है, ये भी यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये आपको इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है अनिषेक जनित फल में। इस पर भी एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद में क्या है, अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो अनुकूली विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन की बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो इसको भी आप मतलब जो है ना आप देख लीजिएगा, इस पर भी एक वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। तो अच्छे से उसको देख लीजिएगा बच्चों।
ठीक है, इसका उदाहरण भी आप लिखना है यहाँ पर, उदाहरण पूछ रहा है कि उदाहरण सहित लिखिए। देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा अनुकूल विकर्ण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर उसका उदाहरण भी लिखना है। उदाहरण है डार्विन की फिंचेस, जो डार्विन की फिंचेस है ये उदाहरण है इसका। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बच्चों। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। 3 नंबर में तो इतना लिखना ही है आपको, आधा पेज भरना ही है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये है हमारा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखनी है हमें। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अब देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है और फिर पूछ रहा है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान लिखना, आपको डेफिनेशन लिखनी है, क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, कितने मिलते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, अब तक कितने राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा क्या है कि उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये इसी में आ जाएगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको करिएगा राष्ट्रीय उद्यान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 6 खा का प्रश्न है। यह है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुमूर्ता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी और फल का निर्माण, इस पर भी वीडियो मेरी बन चुकी है, बनाई है मैंने वीडियो, वो आप जाकर देख लीजिएगा मेरी वीडियो। ठीक है, तो बहुमूर्ता क्या है ये हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये लिखना है बहुमूर्ता। और उसके बाद आप देखेंगे फल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो फल के निर्माण को आपको देखना है यहाँ पर, ये फल का निर्माण। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, है ना। फल का निर्माण इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उधर पार्थेनोकार्पिक भी इंपॉर्टेंट है, फल का निर्माण भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इसको जो है देखना है। ये इसमें फल का निर्माण जो है वो 1.5 नंबर का, वो भी 1.5 नंबर का बेटा। ठीक है, इसलिए 3 नंबर का मिला के हो जाएगा दोनों। दोनों पर टिप्पणी लिखिए ना। इसके बाद आप देखेंगे 6 गा का प्रश्न है हमारा, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो किण्वित पेय पदार्थ की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा किण्वित पेय पदार्थ है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें लिखना है कि क्या होते हैं किण्वित पेय पदार्थ। ठीक है, तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये समझ रखा है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्वस्थाने यानी कि इंस्टीट्यू एवं बाह्यस्थाने यानी एक्सटीयू संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। इसको बोलते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यू कंजर्वेशन, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन और एक्सटीयू कंजर्वेशन। ठीक है, इन दोनों कंजर्वेशन को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इंस्टीट्यू कंजर्वेशन है। ठीक है, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का दे रखा है, तो बहुत लिमिटेड उसमें है, और जितने वर्ड्स में हमें चाहिए लघु उत्तरीय उतने वर्ड्स में है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ पर लिखना है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा अब आएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये यहाँ पर 5-5 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं विस्तृत उत्तरीय में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है विस्तृत उत्तरीय में, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा यहाँ पर। तो बच्चों अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें अथवा में आएंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृतबीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजाण बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। तो इस पर भी एक मेरी वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अथवा में क्या है यहाँ पर, बायोस्फीयर रिजर्व पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसके लिए नोट्स मैंने बनाए हैं ये, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अथवा में है ये। ठीक है, तो आप लेकिन इसकी जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा प्लीज, है ना, मैंने बनाई है। तो ये यहाँ पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का यानी बायोस्फीयर रिजर्व का है ये। ठीक है, इसको देख लीजिए आप, ये जैव मंडल वाला ही है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का। और इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा पोर्शन इसमें है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा बच्चों। ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना ही लिखना है आपको, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। द्विसंकर यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जो मेंडल के जो नियम है उसमें हमें डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करनी है, यानी कि जो स्वतंत्र अपूहन का नियम है उसकी बात कर रहा है ये। तो स्वतंत्र अपूहन का नियम पूछे या द्विसंकर क्रॉस पूछे, ठीक है, जैसे भी पूछे वो आपको करना यही है, या मेंडल का तीसरा नियम पूछे, ठीक है, तो आपको यही करना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर मेरी वीडियो बन चुकी है, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
फिर इसके बाद में है आनुवंशिक कूट क्या है। तो आनुवंशिक कूट पर भी मैंने एक मतलब वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। लेकिन आनुवंशिक कूट का यहाँ पर मैंने नोट्स भी बनाया है, सॉल्यूशन मैंने बनाया है, इसको आप देख लीजिएगा आनुवंशिक कूट पर, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आनुवंशिक कूट में है, और ये है एक तो, और फिर इसके बाद ये है आनुवंशिक कूट में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुलेखन क्या है? प्राक केंद्रीय यानी कि प्रोकैरियोट में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है ये, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो आप ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो आप जाके देखिएगा, डिटेल में बनाइए, बहुत अच्छे से वीडियो बनाइए, ठीक है, बहुत आसान भाषा में बनाइए, आप उसको देख लीजिएगा जाके, वो वहां से आप जो है उसको जितने भी मैंने बताया आप उसको नोट कर लीजिएगा, और ये प्रश्न आ तो आप वैसे ही उतारिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा अथवा में कि डीएनए एवं आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए पर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, वीडियो बनाई है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। तो इस पर मतलब जैसे मैंने हर्षे चेज वाला आपको बताया है कि हर्षे चेज ने एक प्रयोग किया था और सिद्ध किया था फाइनली कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो हर्षे चेज वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मतलब जो है यहाँ पर इस नाम भले से नहीं लिखा है, लेकिन ये यहाँ पर एक प्रयोग द्वारा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसलिए हर्षे चेज वाला ही यहाँ पर, हर्षे और चेज, इस पर वीडियो बनाई है मैंने, हर्षे चेज वाले पर, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अभी जो बताया आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये याद कर लिया आपने तो इसमें से ये समझिए आपके क्वेश्चन रखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा पेपर यहाँ पर देखा, सोल्व किया इसको, और इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों, ठीक है। और अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी आपके पास मतलब पूरा दिन है, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे इसको, तो समझे एग्जाम में फिर आपको बहुत आसानी होगी इसको, ठीक है। तो एक बात का और ख्याल रखिएगा, अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखिएगा अपने, ठीक है। सुंदर लेखनी का जो होता है, यानी कि जो सुंदर राइटिंग होती है उसका अलग से हमें नंबर मिलता है, अलग से मतलब जो है नंबर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको लिखना कैसे है तो देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 1, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न होगा आपका बहुविकल्पीय, तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर 1 लिखेंगे और उसका का खा गा घा इस तरीके से लिखकर सिर्फ उसका ऑप्शन जो सही है वो लिख देंगे आप यहाँ पर। और बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, बहुत साफ राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया भी आपको सुंदर लिखने का एक्स्ट्रा हमें बोनस अंक मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप साफ लिखेंगे बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न तो 2 के हैं, तो बस यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखना आपको, ये ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, सिर्फ उसका प्रश्न का नंबर डालना, का खा गा घा। यहाँ पे प्रश्न तो 2 लिख दिया आपको, का खा गा घा इसका आपको लिखा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, जो इंपॉर्टेंट हैं मतलब उनको अंडरलाइन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है। देखो यहाँ पर भी अंडरलाइन किया, जैसे यहाँ पर किया अंडरलाइन, यहाँ पर किया गया अंडरलाइन। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत साफ राइटिंग में लिखिएगा, तो आपको मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके, जैसे प्रश्नोत्तर 3 है ये, तो यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर 3 का का है, ये खा है और ये गा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको आप इतने मतलब जो है उसमें वर्ड्स में आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका नंबर काट नहीं सकता। तो इस तरीके से लिखिएगा आप बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है बच्चों, ठीक है। अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।